मुंबई शहर में मेनका अपने पति संजय, बेटे नीरज और बहू प्रीति के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन, अरे प्रीति बेटा, शाम के 6 बज रहे हैं और तूने अभी तक चाय नाश्ता नहीं बनाया। अरे मुझे आज पनीर के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। जा, जाकर जल्दी से पराठे बना। और हाँ, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी बनाना। अरे बस कीजिए माँ जी, भुक्कड़ होने की भी हद होती है। दिन रात बस चढ़ने ही दे दो आपको, और कुछ भी नहीं आता। लड़ी फूल। क्या कहा? कौन सा फूल बोला तूने? ज्यादा जबान चल रही है क्या तेरी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे अपनी ही सास से मुंह चढ़ाकर बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तुझ जैसी नालायक बहू को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो फिर मैं और क्या करूं माँ जी? अरे अभी 3 बजे ही अपनी आइसक्रीम खाई थी, और उसके पहले 1:30 बजे आपने खाना खाया था। 2 रोटियां, 1 पाउल चावल, दाल, सब्जी, सलाद, पापड़, श्रीखंड। इतना सब ठूसने के बाद भी अब फिर से आपको पनीर के पराठे खाने हैं। अरे मुझे तो आपने रोबोट समझ के रखा है, लेकिन मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ माँ जी। अरे चुप रे, तू इंसान नहीं भूतनी है, भूतनी। इसीलिए इतनी बुरी बुरी बातें करती रहती है। बदतमीज कही की। और एक आदर्श बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपनी सास की सेवा करे। जितनी सेवा करेगी उतना ही मेवा मिलेगा। अरे आपकी सेवा करके मेवा लेने की जगह पर मैं मार्केट जाकर मिठाई की दुकान से मेवा खरीद लूंगी। वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। सही कहते हैं, आजकल का जमाना ही खराब हो गया है। अरे हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी। मैंने हमेशा अपनी सास की सेवा की है। उनके हर हुक्म को सर आंखों पर रखा है मैंने। आज तक कभी मैंने उफ तक नहीं की। और इसीलिए आज भी अम्मा मेरे गुणगान गाती हैं। और एक तू है जो अपनी सास से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। निर्लज्ज कही की। देखिए माँ जी, अगर आप चाहती हो कि मैं आपके साथ अच्छे से पेश आऊं, एक आदर्श बहू की तरह, तो आपको भी एक आदर्श सास के जैसे बर्ताव करना होगा। लेकिन आप कोई आदर्श सास नहीं हो। एक नंबर की फुक्कड़ सास हो आप तो। अरे बस कर, बस कर। आज तो तेरी जुबान सच में कुछ ज्यादा ही चल रही है। और अभी कुछ और बोला ना तो गर्मा गर्म चटका दे दूंगी तेरी जबान पर। निकम्मी कही की। ये शहर के लोग तो होते ही बेवकूफ है। वो तो नीरज के पापा के कारण हमें यहाँ शहर आना पड़ा, वरना हम तो गांव में ही सही थे। हाँ तो चले जाइए ना फिर से। वैसे भी पापा जी तो अब काम नहीं करते ना, तो आपका यहाँ पर क्या काम है? तू मेरी माँ मत बन, और मुझे मत बता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। जरा अपनी हद में रहा कर। अब इसमें गलत क्या कहा मैंने? सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको यहाँ रहते हुए मेरी छाती पर मुंह डालने हैं और बस आराम फरमाना है। तेरी तो। इतना सब कहकर प्रीति झट से रसोई में भाग जाती है। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। आज तो इसका मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है ना। मैं तो इसे अब इतना काम दूंगी कि इसकी तो कमर ही टूट जाएगी। मेनका और प्रीति के बीच में जो है दिन रात खट्टी मिट्टी नोकझोंक चलती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है, आज दोनों सास बहू ने मिलकर क्या खाना बनाया है। शुक्रिया पापा जी। वो दरअसल आज मैं मायके गई थी ना, मुझे कुछ काम था वहां पर। इसीलिए आज का आधा खाना माँ जी ने बनाया है और आधा खाना मैंने बनाया है। अच्छा, वैसे ये दाल तो एकदम कमाल की बनी है। ऐसी दाल तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई। सच में मैंने कहा, इसे खाकर तो मेरा दिल खुश हो गया। अरे नहीं पापा जी, ये दाल माँ जी ने नहीं, मैंने बनाई है। क्या? वही मैं सोचूं कि मेनिका ने पहली बार इतना बेहतरीन खाना कैसे बना दिया। अरे तू क्या दांत निकाल रही है? और आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? मैंने इससे पहले कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया क्या? ऐसी बात नहीं है मैंने कहा, तुम्हारे हाथ का खाना मैंने बहुत कम ही खाया है, तो अब क्या ही बताऊं मैं। क्या कहा? ये क्या माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि आप सबसे अच्छा खाना बनाती हो, और गांव में आपके ससुराल में सब आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं।
तो यहाँ पर पापा जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे ये तो बस बकवास कर रहे हैं। जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक घर में सिर्फ खाना मैं ही बना रही हूँ और हर दिन मैंने बढ़िया से बढ़िया खाना बनाया है और ये तो बस मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं। इन्हें मुझे गुस्से में देखकर बड़ा मजा आता है ना, लेकिन एक दिन यही मजा मैं अच्छे से निकालूंगी। अरे सॉरी मैंने कहा, तुम ऐसे भड़को मत ना। अगर आप भड़कने वाले काम करोगे तो मैं तो भड़कूंगी ही ना, या फिर नाचती गाती फिरूंगी। जरा समझाइए इस लड़की को कि मैं किस तरह अपने ससुराल में दिन रात चूल्हे के सामने रहकर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। हाँ, मेरा मतलब ये बिल्कुल सही कह रही है। सच में ये सारे काम करती थी और इसकी मेहनत के बाद ही हम सबको बढ़िया बढ़िया खाना मिलता था। देखा, इसीलिए कहती हूँ कि कुछ सीखो मुझसे। जब देखो तब काम से भागती रहती हो तुम, या फिर कोई काम भी करोगी तो वो काम तुम बिगाड़ ही दोगी। कभी रोटी कच्ची तो कभी दाल फीकी, कभी चावल आधे जले होते हैं तो कभी सब्जी में नमक ज्यादा होता है। एक दो बार तो समझ आता है, लेकिन बार बार वही गलती कैसे हो सकती है? अरे सारी गलती तुझ में ही है। तू ही एक गलती है प्रीति। देखिए माँ जी, मैं हर रोज कोशिश करती हूँ कि अच्छा अच्छा खाना बनाऊं, लेकिन अगर आप यूं ही तानों के बांध छोड़ती रहोगी तो मैं रोजाना आपके खाने में ज्यादा मिर्ची, ज्यादा नमक और चाय में ज्यादा चीनी मिलाया करूंगी। क्या? अरे पागल पागल हो गई है क्या तू? तो प्लीज माँ जी, मुझे अपनी गलतियों से अपने तरीके से सीखने दो। रातों रात में सब कुछ नहीं सीख पाऊंगी, मुझे समय लगेगा माँ जी। मेरी कोशिशों को सराहने की जगह पर आप तो मुझे बस ताने मारती रहती हो और हर चीज में नुक्स निकालती हो। अरे आप तो अपने आप को बस अच्छी बताती हो, लेकिन मेरी नजर में आपके अंदर अच्छी सास वाले एक भी गुण नहीं है। माफ करना, जानती हो कि मेरी ये बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है माँ जी। हाँ तो तुझ में भी अच्छी बहू बनने के एक भी गुण नहीं है। और क्या कोशिशें कर रही है रे तू? बस अपनी सास से बदतमीजी करना आता है तुझे। अरे मैंने अपनी सास के चरण धोकर पानी पिया है, इसीलिए आज भी मेरी सास मेरा नाम निकालती है। पूरे गांव में सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं मुझे, क्योंकि मैंने हमेशा अपने ससुराल के लिए बहुत किया है। खुद से पहले अपने ससुराल को देखा, लेकिन तू क्या करती है? तू तो खुद को पहले और अपने ससुराल को बाद में रखने वालों में से है। हाँ तो उसमें क्या बुराई है? दूसरों के लिए करने के चक्कर में खुद के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं और सेल्फ लव बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये बात आप नहीं समझ पाओगी माँ जी, क्योंकि आपकी सोच अभी भी दबी हुई है। एनीवेज, आपने कुछ भी काम नहीं किया है, इसीलिए आपके पास ये फालतू की बहस करने के लिए ढेर सारी ताकत है। लेकिन मैंने ढेर सारा काम किया है, इसलिए मेरे पास आपके साथ ये फालतू की बहस करने के लिए जरा भी ताकत नहीं बची। जय राम जी की। फिर एक दिन जब गांव से कॉल आता है तभी, हाँ अम्मा, रुको, अभी बात कराता हूँ मैं आपकी बहू से। अरे मेनका, यहाँ पर आओ तो मेनका। जिमी नहीं आ रही, मुझे अभी आराम करना है। अरे अम्मा, दरअसल वो बाथरूम में है, बाद में बात कर लेगी आपसे। हाँ अम्मा, आप भी अपना ख्याल रखना। राधे राधे। अरे माँ जी, ये तो अम्मा का कॉल था ना, तो आपने उनसे बात क्यों नहीं की? दरअसल मैंने अभी आधे घंटे पहले ही अम्मा से बात कर ली है, वो भी 1 घंटे तक बतिया रहे थे हम दोनों। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन पापा जी, आपने अम्मा से झूठ क्यों कहा कि माँ जी अभी बाथरूम गई हुई है? आप उन्हें साफ साफ कह देते ना कि माँ जी अभी आराम कर रही है। दरअसल वो, अरे बोल दिया होगा हड़बड़ी में इन्होंने, लेकिन तुझे इतनी पंचायत क्यों पड़ी है? हम दोनों सास बहू के रिश्ते में खोट क्यों निकाल रही है तू? अरे तू सोच भी नहीं सकती, ऐसा रिश्ता था हमारा और आज भी है। हम दोनों सगी माँ बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्यों नीरज के पापा? हाँ प्रीति, मिनका सच कह रही है, इन दोनों में तो बहुत प्यार है। फिर ऐसे ही एक रोज
जब नीरज और प्रीति दोनों अपने कमरे में बैठकर उनकी शादी का एल्बम देख रहे होते हैं, तभी, वैसे नीरज, माँ जी के ससुराल में कौन कौन है? मैं तो शादी में केवल अम्मा को ही पहचान पाई, बाकियों को तो मैं ठीक से मिल भी नहीं पाई हूँ। गांव में अम्मा है, ताई जी है, ताऊ जी और उनका बेटा विक्की है, यानी मेरा कजिन। वो दोनों एक एक्सीडेंट में चल बसे और चाचू भी रहते हैं वहां पर, यानी पापा जी के छोटे भाई, वही जिनकी गांव में मिठाई की दुकान है ना? हाँ प्रीति, चाचू सारा दिन दुकान पर ही रहते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की, अकेले ही रहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक लड़की से प्यार किया था अपनी जवानी के दिनों में, लेकिन उसने चाचू को धोखा दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अपनी लाइफ में आने का चांस ही नहीं दिया। क्या बात है, चाचू तो एकदम सच्चे आशिक निकले। वैसे गांव में सभी लोग कैसे हैं? क्या वाकई में माची और अम्मा का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है? माची तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उनके अभी के स्वभाव से तो मुझे उनके पुराने किस्से सुनकर बड़ी हैरानी होती है। वो सब तो मुझे नहीं पता प्रीति। मैं जब जब गांव जाता था, तब तब माँ और पापा मुझे वहां अकेले छोड़कर वापस यहाँ शहर लौटते थे। फिर पापा ही आते थे वापस लेने के लिए। वैसे सब वहां पर अच्छे ही है, मुझे तो सबने बड़ा प्यार दिया है और अम्मा तो मुझे टिंकू कहकर पुकारती है। हाँ, हाउ स्वीट। हाँ प्रीति, सो तो है। और मैं जानता हूँ कि ताई जी, चाचू और खास करके अम्मा तुम्हें भी मुझसे ज्यादा ही प्यार देंगे, और तुम भी अपनी अच्छाई और अपने प्यार से उन सबका दिल जीत ही लोगी। आई होप सो नीरज। मैंने कई बार कोशिश की है अम्मा से कॉल पर बात करने की, लेकिन कभी उनसे बात हो ही नहीं पाती। अभी तो वो लोग सो चुके होंगे, वरना मैं ही कॉल कर देता। गांव में उनकी रात जल्दी हो जाती है ना। कोई बात नहीं नीरज, आज नहीं तो कल से ही एक ना एक दिन तो हम गांव जाएंगे ही ना, तब हो जाएंगे उनसे मुलाकात। आओ प्रीति। फिर अचानक से एक दिन गांव से चाचा जी का कॉल आता है। क्या कहा छोटे? अम्मा की तबीयत खराब है और हमें वहां पर आना होगा। हाँ हाँ, तू और भाभी अम्मा का ध्यान रखो, हम सब फौरन निकल रहे हैं। हाँ, कुछ रहेगा तो मुझे या नीरज को कॉल कर देना। क्या हुआ पापा? अम्मा की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो चुकी है, इसीलिए हम सबको गांव के लिए रवाना होना पड़ेगा। क्या? हे भगवान, अरे ऐसे कैसे गंभीर रूप से खराब हो गई उनकी तबीयत? कल ही तो आपकी उनसे बात हुई थी ना, तो अब अचानक से उनको क्या हो गया? पता नहीं मेनका, ये समय बातचीत करने का नहीं है। हमें फौरन कार निकालनी होगी और गांव के लिए निकलना होगा। आओ मेनका, प्रीति ने सही कहा। और नीरज बेटा, तू अपने कंपनी में कॉल करके कह दे कि फैमिली इमरजेंसी के कारण तुझे गांव के लिए निकलना पड़ रहा है। कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा, कह दे उनसे। हाँ पापा, मैं अभी कॉल कर देता हूँ। तब तक मैं अपनी और नीरज की पैकिंग कर लेती हूँ, आप दोनों भी कर लीजिए। फिर सब फटाफट पैकिंग करने लग जाते हैं और इसी बीच प्रीति देखती है कि मेनका हॉल में बड़ी चिंतित होकर बैठी है। अरे ये क्या माँ जी, आपके तो पसीने छूट रहे हैं और आप इतनी डरी सहमी हुई सी क्यों लग रही हो? ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे नहीं नहीं, वो तो बस मुझे अम्मा की फिक्र हो रही थी। उन्हें बस कुछ हो ना जाए। उन्हें कुछ भी नहीं होगा माँ जी, देखना आप। और ऐसे मुश्किल से भरे समय में हमें सबसे पहले सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। हाँ प्रीति, तुमने बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं होगा अम्मा को। ये क्या चल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ जी के चेहरे का रंग उठने के पीछे कुछ और ही कारण है। लेकिन क्या हो सकता है? नहीं नहीं, वाकई में वो अम्मा के लिए ही चिंतित होगी। मैं भी ना बूढ़ी अम्माओं की तरह कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ जाती हूँ। सभी गांव के लिए निकल पड़ते हैं और वो अगली सुबह तक पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या अम्मा, आप तो एकदम तंदुरुस्त लग रही हो, लेकिन आप तो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी ना, यही कहा था मुझे छोटे ने। तो फिर वो सब क्या था? वो सब एक झूठ था। क्या?
अरे ये क्या अम्मा, अगर आप इतनी चुस्त और दुरुस्त थी तो फिर छोटे ने मुझे कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया? उसने कहा कि आपकी तबीयत गंभीर रूप से खराब है। अरे उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे कहा था कि वो तुम सबसे झूठ बोले ताकि तुम सब लोग यहाँ पर आ पाओ। क्या? हाँ, अगर मैं तुम सबको यूं ही अपने पास आकर कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहती तो तुम सब 100 बहाने बनाते और अपने व्यस्त जीवन में यूं ही उलझे हुए रहते। पर अब आ गए हो ना, तो पूरा महीना ना सही पर कम से कम आधा महीना तो रुक कर ही जाना। वैसे भी मैं और वैदे ही अकेले रहकर बड़े उब चुके हैं। मनमोहन भी दिन भर अपनी दुकान पर ही रहता है और हम दोनों सास बहू घर में अकेली रहती हैं। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना दिल से चाहती हो तो हम सब यहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन अम्मा, अगर आप हमें यूं ही रुकने के लिए भी बुलाते ना तो भी हम खुशी खुशी आ जाते। क्यों पापा? हाँ अम्मा। हाँ हाँ पता है, सब जानती हूँ मैं। चल टिंकू बेटा, जल्दी से अंदर चल। तेरी ताई जी ने तेरे पसंद के सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, तो आज तो मैं तुझे वो अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे वाह, क्या अम्मा, सारा प्यार बस आप अपने पोते पर ही बरसाओगी क्या? या फिर मेरे लिए भी कुछ बचा के रखा है? अरे चुप कर तू, तुझसे ज्यादा तो मैं अपने पोते टिंकू से ही प्यार करती हूँ और अब तो अपनी पोता बहू प्रीति से भी करूंगी। आ ना बेटा, तू ऐसे पीछे क्यों खड़ी है? फिर सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और वो लोग खूब बातचीत करते हैं। अरे रहने दो प्रीति बेटा, मैं कर लूंगी। ओफो ताई जी, मेरे होते हुए आप काम कैसे कर सकती हो? चलिए बैठ जाइए आप। लेकिन बेटा, रोज तो आप अम्मा और चाचू का इतना ध्यान रखती ही हो ना, इसलिए चलिए। अब जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आपकी छुट्टी है और मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अम्मा, देखिए ना आपकी पोता बहू को। प्लीज ताई जी, मुझे करने दीजिए ना काम। मुझे आप सबके लिए ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि पूरा परिवार पहली बार मेरी नजरों के सामने साथ आया है। कितनी अच्छी है रे तू, आते ही सबके साथ कितनी घुल मिल गई। मुझे तो लगा था कि शहर की बहुएं कामचोर और बदतमीज होती हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं तुझे देख रही हूँ, तू तो वाकई में अलग है। धन्यवाद अम्मा। अरे आपने केवल 1 घंटा ही देखा है, इसलिए ऐसा कह रही हो आप, वरना ये तो एक नंबर की बदतमीज और बददिमाग लड़की है। अरे कहीं तो अपना परिचय तो नहीं दे रही ना? ये आप क्या कह रही हो अम्मा? और तू प्रीति, तू ऐसे दांत दिखाकर खीखी क्यों कर रही है? जरा अपनी हद में रह। अरे उसे क्या सुना रही है तू? और प्रीति बेटा, तू इसकी बातों पर हंसना बंद मत कर, दिल खोलकर हंस। और तू मेनका, तू तो चुप ही रहे। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो कहा था कि आपका और अम्मा का बॉन्ड काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ आने पर तो मुझे कुछ और ही पिक्चर दिख रही है। आखिर क्या माजरा है? अरे इसका और मेरा नाता कभी अच्छा नहीं था और ना ही कभी हो सकता है। जीवन भर इसने आलस, कामचोरी, बदतमीजी और कलेश की सिवा और कुछ भी नहीं किया है। क्या? हाँ बेटा, सच कह रही हूं मैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये कहीं अपना परिचय तो नहीं दे रही, क्योंकि प्रीति भले ही 1 घंटे से यहाँ आई है, लेकिन इतने कम समय में ही इसने सबके साथ इतने अच्छे से बर्ताव किया है। लेकिन तूने तो मुझसे आज तक कभी ठीक से बात तक नहीं की, ना ही अपनी जेठानी वैदेही के साथ कभी ठीक से पेश आई है तू। बस कीजिए अम्मा, आप ऐसी झूठी बातें क्यों बना रही हो? झूठी नहीं, सब कुछ सच है ये। अरे जब जब मैं तुझे फोन करती हूँ तब तब तो बाथरूम में ही पड़ी रहती है। अरे तो कमरे की जगह बाथरूम में ही रहती है क्या? या फिर साफ साफ ही कह देना कि तुझे मुझसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे आज तक तुझ में बसी हुई बुराई खत्म ही नहीं हुई है। आज भी तू वैसी ही टेढ़ी की टेढ़ी ही है, पर अब तो सुधर जा। अब तेरी बहू आ चुकी है और मैं तो कहूंगी कि कुछ सीख प्रीति से। वो दिल से कर रही है या दिखावे के लिए, लेकिन कर तो रही है ना। लेकिन तूने कभी कुछ नहीं किया है। अरे ये बेचारी वैदेही तो तब भी करती थी और आज भी करती है।
और इसके बावजूद भी तू आज तक इससे जलती आ रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरी चहेती है और रहेगी भी क्यों नहीं। अरे आज तक तूने कोई अच्छा काम किया है क्या जो मेरे मन में तेरे लिए अच्छे ख्याल आए? अम्मा के मुंह से ये सारा भाषण सुनकर मेनका को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, तो इसलिए पापा जी हमेशा माँ जी की बातों को कवर करते हुए हंसते रहते हैं। माँ जी ने हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें की और उनके बारे में उनके ससुराल में कोई भी अच्छा नहीं सोचता। वही मैं सोचूं, जो औरत मेरे साथ इतनी बुरी तरह से पेश आती है उसके बारे में सब इतना अच्छा कैसे बोल सकते हैं भला। अब अपने ससुराल में आकर भी मेनका यूं मुंह फुलाकर ही बैठी रहती है। वही प्रीति सबके साथ अच्छी तरह से पेश आकर सभी कामों में हाथ बटाती है और 2 से 3 दिनों में ही वो अम्मा की चहेती बन जाती है। फिर एक रोज, अरे ये क्या माँ जी, आपने मेरे ये मॉडर्न कपड़े कचरे में क्यों फेंक दिए? क्योंकि ये गांव है। अम्मा और वो मेरी बेवकूफ जेठानी बेदे ही पहले ही मेरे खिलाफ है और अब तू ऐसे अभद्र मॉडर्न कपड़े पहनेगी तो वो लोग मेरे साथ तुझे भी नाम रखेंगे और इसीलिए मैंने तेरे सारे मॉडर्न कपड़े कचरे में फेंक दिए। ठीक है ना? तो मैंने भी तेरी सारी महंगी साड़ियां कचरे में फेंक दी है। खुश ना? क्यों? ये आपने क्या कर दिया अम्मा? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वो सारी साड़ियां कितनी महंगी थी। हाय राम, अब मैं क्या करूंगी? क्यों? जैसे तेरे कपड़े तेरे लिए कीमती हैं, अनमोल है, वैसे ही प्रीति के लिए भी उसके सारे कपड़े कीमती थे ना। लेकिन नहीं, तूने उसके अनुमति के बिना उसके सारे कपड़े फेंक दिए। इसीलिए मैंने भी तेरी अनुमति लिए बिना ही तेरी सारी महंगी साड़ियां कचरे में फेंक दी। लेकिन अम्मा, मैंने गलत थोड़ी ना किया है। अब ये ऐसे फालतू के कपड़े गांव जैसी जगह पर कैसे पहन सकती है? और अगर पहनेंगी तो लोग क्या कहेंगे और हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। अरे हमारे परिवार की बदनामी तो पहले ही हो चुकी है, जब तो गलती से इस घर में घर की छोटी बहू बनकर आई थी। लेकिन तब शादी हो चुकी थी, इसलिए ना चाहकर भी मुझे तुझ जैसी नालायक को झेलना पड़ा। अम्मा, और रही बात प्रीति के कपड़ों की, तो एक व्यक्ति का स्वभाव ही दर्शाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, ना कि उसके कपड़े। और प्रीति बेटा, ये पैसे रख और गांव के बाहर जो शहर का रास्ता है वहां पर एक बढ़िया सी मार्केट है, तो वहां जाकर अपने लिए मॉडर्न कपड़े खरीद ले और जितना जी करे उतने मॉडर्न कपड़े पहन। जरा गांव वालों को भी तो पता चले कि अम्मा के पोता बहू कितनी स्टाइल वाली है। क्यों? सही कहा ना मैंने? ठीक है अम्मा, थैंक यू सो मच। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। देखिए अम्मा, मैं मानती हूँ कि मैंने आपके साथ और भाभी के साथ कभी अच्छे से बर्ताव नहीं किया है, लेकिन उसकी सजा के तौर पर आप मुझे मेरी बहू के सामने बात बात पर जलील मत किया करो ना, क्योंकि ऐसे तो मैं उसकी नजरों में पूरी तरह गिर जाऊंगी और उसके बाद वो मुझे कभी इज्जत नहीं देगी फिर। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था मेनका, क्योंकि अम्मा अब जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। अरे तुम उसी लायक हो, और नहीं तो क्या। जीवन भर इतने कुकर्म किए, पर अब तू ये चाहती है कि हम सब तेरे साथ अच्छे से व्यवहार करें। और मेनका, अब भी वक्त गया नहीं है, अब भी तुम सुधर सकती हो। लेकिन नहीं, तुम में तो जरा भी बदलाव नहीं आया है, जैसी थी वैसी ही हो अब भी। सुधरना तो दूर की बात है, तुम तो सुधरने के बारे में सोचती भी नहीं हो। फिर तुम जैसी औरत के साथ कोई ठीक से बात कैसे कर सकता है? वैदेही और अम्मा के इन तानों से मेनका का खून खोल उठता है, लेकिन वो उस पर बहुत कंट्रोल करती है। फिर एक दिन जब सभी लोग 2 दिनों के लिए पास के पहाड़ी गांव पर दर्शन करने और घूमने जाने वाले होते हैं, तभी चलो, मैं तो सबसे पहले तैयार हो गई हूँ, अब आप सब भी तैयार हो जाइए और फिर हम सब साथ में चलेंगे। मैं तो अपने इस सुंदर लुक से सारी गांव वाली गंवार औरतों को आज खूब चलाऊंगी, और इस गांव की औरतें तो मुझ जैसी शहर वाली के सामने कुछ भी नहीं है। अरे ओ चुड़ैल, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे। और हाँ, हम सब जा रहे हैं,
लेकिन तू हमारे साथ नहीं आ रही। क्यों? लेकिन क्यों अम्मा? क्यों? क्योंकि आज सुबह ही मैंने तेरे बारे में सब कुछ सुना है कि कैसे तूने हमारी पड़ोस की जमुना के पास जाकर हमारी और अपने पोता बहू प्रीति के बारे में भर भर कर बुराई की है। और अब तो तू यहाँ पर बुराइयां ही करती बैठ। हम चले घूमने। क्यों? सब तैयार होकर निकल जाते हैं और अम्मा जबरदस्ती मेनका को घर में बंद कर देती हैं। ये क्या अम्मा? मैं यहाँ पर इतना मेकअप करके बैठी हूँ, इतनी खुश हूँ घूमने के लिए। प्लीज मेरी भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ मत कीजिए ना। मुझे भी ले चलिए अपने साथ। अरे इतनी भी पापी नहीं हूं मैं। क्यों? अब बुलाना अपनी सहेली जमुना को और कह दे उसे ताला खोलने के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ से जा रहे हैं। चल प्रीति बेटा। रुक जाओ प्रीति, सुनो तो। सॉरी माँ जी, मैं तो अब अम्मा और ताई जी की टीम में हूँ, इसीलिए बाय बाय। आप यहाँ बैठकर एंजॉय कीजिए। हे भगवान, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? फिर वह सभी लोग घूमने जाते हैं, लेकिन मेनका घर पर ही पड़ी रहती है और वो घर के बाहर निकल ही नहीं पाती। फिर ऐसे ही एक दिन जब वैदेही सबके लिए खीर बनाती है, तभी अरे मेनका, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? चलो, सब साथ में खाना खा रहे हैं और मैंने तो आज खीर बनाई है। आओ साथ में खाते हैं। अरे दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे कुछ भी नहीं खाना और आपके हाथ की ये सड़ी हुई खीर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी, क्योंकि आप निहायत ही बेस्वाद और बुरा खाना बनाती हो। इसीलिए आपका खाना आपको ही मुबारक हो। अरे वैदेही बहू, तू उस पनौती के पीछे क्यों लगी हुई है? और इससे अच्छे मुंह से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कुतिया है जिसकी दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे कभी सुधरने नहीं वाली है। एक काम कर, जितना भी खाना बचेगा वो सब गली मोहल्ले में बांट देना और आज घर में एक भी पकवान बचना नहीं चाहिए। ये अपना खाना खुद ही बनाकर खाएगी। क्या? ये आप क्या कह रही हो अम्मा? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अरे तू तो बड़ा ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है ना, तो तू हमारा ये सड़ा और बेस्वाद खाना क्यों खाएगी भला? खुद ही बनाकर खा ले। अरे लेकिन अब अम्मा और वैदेही के साथ साथ प्रीति भी लगे हाथ मेनका की बैंड बजाने लगती है, जिस कारण वो पूरी तरह तंग आ जाती है। ऐसे ही एक रोज ताई जी, चाचू सुबह निकलते हैं और रात को देर से घर लौटते हैं। वो तो घर पर रुकते ही नहीं, इसीलिए मैं तो उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाई हूँ। और अब तो हमारा कल परसों जाने का समय भी आ गया है। देवर जी ऐसे ही हैं, वो अपने काम में ही मगन रहते हैं, लेकिन वो तुमसे और नीरज से जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो कल घर पर ही रुकने वाले हैं। चलो अच्छा है। वैसे आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप तो सच में बहुत अच्छी हो ताई जी। काश ताऊ जी और आपके बेटे भी होते तो ये परिवार पूरा हो जाता। कोई बात नहीं प्रीति, पर तुम सब तो हो ना। हाँ ताई जी, बिल्कुल। तभी वहां पर मेनका आती है। अगर तुम दोनों की बातचीत हो गई हो तो मुझे मेरी साड़ी इस्त्री करके दे दे। मुझे जरा बाहर जाना है। नहीं मेनका, प्रीति तुम्हारी साड़ी इस्त्री नहीं करेगी। क्यों? प्रीति मेरी बहू है और वो क्या करेगी और क्या नहीं, वो तय करने वाली अब कोई नहीं होती भाभी। माना कि वो तुम्हारी बहू है, लेकिन मैं भी उसकी ताई सास हूँ और घर की बड़ी होने के नाते इससे पहले मेरी बात माननी होगी। और इस समय मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये कोई भी काम करे और मेरे साथ यहाँ बैठकर गप्पे मारे। इसीलिए तुम जाओ और अपना काम खुद करो। आज तो सच में हद ही हो गई। आपने सुना नहीं क्या माँ जी कि ताई जी ने आपसे क्या कहा? प्लीज चली जाइए यहाँ से और हमें गप्पे मारने दीजिए, और आप हम दोनों की बातें मत सुनिए। मेनका गुस्से में वहां से चली जाती है और देखते ही देखते गांव से शहर जाने का दिन आ जाता है। चलो, तो आखिरकार मैं शहर जा रही हूँ, इन जहरीले लोगों से दूर। इतनी अजीब बातें करती हो आप माँ जी। पहले जहर तो आपने उगला और अब दूसरों को जहरीला कह रही हो। वैसे जो भी हो, अब तो मैं आपके तानों से मुक्त हो चुकी हूँ।
मैं आदर्श बहू हूँ या नहीं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ आकर मुझे इतना जरूर पता चला है कि मैं आपसे तो कई गुना ज्यादा अच्छी हूँ। इसलिए अब आपके पास अपनी अच्छाई करने का और मेरी बुराई करने का कोई कारण ही नहीं बचा। अब मजा आएगा ना भिड़ू। इसे लेकर यहाँ गांव में आकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी और इस तरह मेनका अपना सर पकड़कर बुरी तरह पछताती रह जाती है। ये कहानी है गरीब संध्या की, जो अपने पिता लखन के साथ रहती है। लखन एक मिल में छोटी नौकरी करता है और थोड़े से पैसों में दोनों बाप बेटी अपना गुजर बसर करते हैं। एक रोज, अरे क्या हुआ संध्या बिटिया, मिला कहीं काम? नहीं पापा, कहीं भी काम नहीं मिला मुझे। रोज संघर्ष करते करते मैं थक गई हूँ। सुबह सुबह मैं बड़ी उम्मीद के साथ निकलती हूँ कि शायद आज कुछ अच्छा होगा। आज तो डिजाइन कंपनीज मेरे डिजाइन पसंद करेंगे और मेरी कला को पसंद करके मुझे एक मौका देंगे। लेकिन नहीं पापा, हर रोज मैं दिन के अंत में हार जाती हूँ। सब्र रख बिटिया, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और कुछ अच्छा होने के लिए बहुत सी बाधाएं आती है। अब और कितना सब्र रखूं पापा, और आप भी और कितना करोगे? 2 साल पहले आपका बायां पैर एक्सीडेंट में टूट गया था। फिर उसे छोड़ने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि आप कम से कम काम करें। फिर भी आप दिन रात मिल में इतनी मेहनत करते हो। आपने खून पसीना एक करके मुझे हमेशा अच्छे दिन दिखाए, पर अब जब मेरी बारी है तब मैं असफल हो रही हूँ पापा। ना मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे ऐसे ख्याल तो अपने दिमाग में लाती ही क्यों है? देख बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है और तूने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अव्वल आई है तू और स्कॉलरशिप लेकर शहर के सबसे बड़े फैशन स्कूल में पढ़ाई की तूने। अरे कितनी सुंदर कला है तेरे पास। तो भगवान तेरी अग्नि परीक्षा लेंगे ही ना। बस तुझे हार नहीं माननी और मुस्कुराकर हर मुसीबत से लड़ना है तुझे। जानती हूँ पापा, पर फिर भी मुझे बहुत दुख होता है। पर कोई बात नहीं, आपने कहा है ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। उदास जरूर हूँ, लेकिन कल सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ काम ढूंढने जाऊंगी। ये हुई ना बात। बस अपने अंदर की चमक को कभी खोना मत लाड़ो। अपनी कला को अपनी पहचान बना और अपनी स्वर्गवासी माँ का सपना पूरा कर। हाँ पापा, माँ का सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूं। मुझे तो आज भी याद है कि वो कितनी सुंदर तरीके से सिलाई बुनाई और कढ़ाई किया करती थी। जब किसी को स्केचिंग वगैरह के बारे में इतना पता भी नहीं था, तब भी बिना किसी पढ़ाई या कोर्स के वो इतनी सुंदर सुंदर स्केचेस और डिजाइन बनाया करती थी। और उसी तरह से उन्होंने मुझे भी सिखाया है। और आज उन्हीं की सीख की बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। और आज मेरे हाथ में जो भी कला है, इसका पूरा श्रेय मेरी माँ को ही जाता है। और मैं अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगी। देखना आप। संध्या उम्मीद ना हारकर हर रोज वो अपने डिजाइन का पोर्टफोलियो लेकर अलग अलग फैशन एजेंसीज और डिजाइनर शोरूम में जाया करती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। दिन गुजरते जाते हैं और अब लखन की तबीयत काफी खराब हो जाती है। संध्या बेटी, मुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन मैं 2 दिनों में ही ठीक हो जाऊंगा और अपने काम पर भी चला जाऊंगा। अगर मिल के मैनेजर का फोन आएगा तो तू उन्हें बता देना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं काम पर सीधे 2 दिनों के बाद ही जा पाऊंगा। और अगर हो सके तो मेरे पैसे ना काटने के लिए भी कह देना। नहीं पापा, आप कहीं भी नहीं जाओगे। डॉक्टर ने आपको 1 महीने तक आराम करने के लिए कहा है। और ऐसे में अगर आप 2 दिनों के बाद ही काम पर लग गए तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तब क्या करोगे आप? और बिटिया, अगर मैं ही घर पर बैठ गया तो पैसे कहाँ से आएंगे और ये घर कैसे चलेगा? मैं उठाऊंगी सारे खर्चे। मैं जाऊंगी नौकरी पर। क्या? लेकिन बेटा, तुम्हें तो अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली। हाँ पापा,
मुझे मेरे क्षेत्र में कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन बाकी सारे काम तो मिल सकते हैं ना मुझे। हमारे घर के पास में एक होटल खुला है और वहाँ खाना बनाने के लिए एक महिला की जरूरत है। पगार भी काफी अच्छी है, तो सोच रही हूँ कि मैं वहीं पर चली जाऊँ। लेकिन बेटा, ऊपर से आपको पता है, 2 टाइम का खाना वहीं पर मिलेगा, तो मैं हम दोनों के लिए वहीं से खाना लाया करूंगी। सब कुछ एकदम सही से हो जाएगा। बस इस बदलाव के कारण मेरे सपने पीछे ना छूट जाए। खास तौर पर मेरी माँ का सपना। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हमें जीवन में कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं। नहीं लाडो, तुझे ये समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं मर थोड़ी ना रहा हूँ, बस मामूली तौर पर बीमार हुआ हूँ ना। अरे मुझ में अब भी दम है, काम कर सकता हूँ मैं। देख बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बने, इसलिए तू अपने सपने की ओर जा। उसके साथ समझौता मत कर बेटा। देखिए पापा, आपको बस ऐसा लगता है कि आप सब संभाल लोगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा है आपको अब कम से कम काम करना है और अभी फिलहाल के लिए 1 महीने तक आपको बेड रेस्ट करना है। इसीलिए प्लीज बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए और मुझे मेरे काम पर जाने दीजिए। अगर सच में मेरा सपना पूरा होना होगा, तो वो कैसे भी हो जाएगा। किस्मत बहुत अजीब होती है पापा, कब कौन सा रूप मोड़ ले कोई बता नहीं सकता। नहीं बिटिया, सपने यूं ही किस्मत के भरोसे छोड़ने पर पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए हमें खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं बेटा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ पापा, लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए इस समय आपकी सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। पहले ही मैं माँ को खो चुकी हूँ पापा, वो भी जब मैं 12 साल की थी। फिर उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में सिर्फ आप हो पापा, जो मेरे लिए सब कुछ हो। आप संध्या अपने सपनों के बारे में ना सोचकर वो होटल में जाकर खाना बनाने का काम करने लगती हैं। वहाँ काम करने से उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिससे वो लखन की दवाइयों से लेकर घर के बाकी के सारे खर्चे भी पूरे कर लेती हैं। ये देखिए पापा, मैंने आपके लिए नए कुर्ते लाए हैं और ये आपकी पसंद की मिठाई भी लाई है मैंने। डॉक्टर ने आपको खान पान में ध्यान रखने के लिए कहा है, लेकिन 15 दिनों में एक बार तो आप खा ही सकते हो ना। इसलिए चलिए, अब अपना मुंह मीठा कर लीजिए। खाने पीने में आज तक आपने बहुत परहेज कर लिया। धन्यवाद बिटिया, तुझे इस तरह से खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सच बता बेटा, तू सच में अंदर से खुश है या सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रही है, ताकि मैं तुझे डांट न सकूं? सच कहूं पापा, तो मेरी खुशी आपकी ही खुशी में है। हाँ, थोड़ा मलाल है मेरे मन में कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। वैसे मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल भी खोला है पापा। संध्या डिजाइन नाम है उसका, जहाँ पर मैं अपने स्केचेस और अपने डिजाइन्स डालती हूँ। और साथ ही मैंने जो जो बनाया है ना, वो सब कुछ लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने तो अपना पहला वीडियो पोस्ट भी कर दिया है, जिसमें मैंने माँ की डिजाइन से प्रेरित होकर एक सुंदर सा लहंगा बनाया है। पर मेरा पहला ही वीडियो इतने सारे लोगों ने देख लिया है और उन्हें भी मेरा वीडियो बहुत पसंद आया पापा। कमेंट में बस मेरी तारीफों पे तारीफें हो रही है। क्या बात है बिटिया, इस खुश खबर को सुनकर तो मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। ऊपर वाला तुझे हमेशा यूं ही खुश रखे और तेरे चेहरे की मुस्कान कभी ना मिटे। शुक्रिया पापा। तो अब संध्या यूं ही काम में वक्त मिलने पर अपने यूट्यूब चैनल पर तरह तरह के डिजाइन पोस्ट किया करती हैं और वो लगभग 2 से 3 महीनों में ही वायरल हो जाती हैं। क्या कहा? तेरी वीडियो को रातों रात 5 लाख लोगों ने देख लिया? क्या बात है बेटा। हाँ पापा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, इस YouTube चैनल से मुझे अब पैसे भी मिलेंगे और उससे भी ज्यादा मुझे लोगों का प्यार मिलेगा। लंदन में एक फेमस डिजाइनर कंपनी होती है जो इंडियन और वेस्टर्न दोनों कपड़े बनाती है। उसका नाम होता है रायचंद डिजाइन्स। मल्लिका और उसका पति अमिताभ
उस कंपनी के मालिक होते हैं। वही उसका बेटा विक्रम उस बिजनेस को संभालता है। ऐसे ही एक रोज जब मल्लिका की नजर संध्या के वायरल वीडियोस पर जाती है, तभी ओ माय गॉड, ये तो गजब का काम करती है। क्या डिजाइन्स है और क्या काम किया है इसने। वाह, एकदम ऑथेंटिक इंडियन अटायर है ये। हाँ मॉम, आपने सही कहा। और इस लड़की को तो इंडो वेस्टर्न कपड़े बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। देखो तो, कितनी अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाई है इसने। आओ बेटा, मैं तो कहती हूँ कि इस लड़की को हमें लंदन बुला लेना चाहिए और हमारी ही कंपनी में उसे जॉब देना चाहिए। एग्जैक्टली माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर इसकी डिजाइन जैसे कपड़े हम बेचने लगे तो हमारी ब्रांड इमेज भी बढ़ जाएगी और हमारे कस्टमर हमसे और कनेक्ट हो पाएंगे। वो लोग आपस में तय करते हैं और संध्या को लंदन बुलाने के लिए उसे संपर्क करते हैं। और ये खबर सुनकर लखन की आंखें भर आती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बिटिया, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी और हमारा सपना पूरा कर। पर पापा, आपको छोड़कर मैं वहां पर कैसे जाऊं? देख बिटिया, मैं वहां लंदन में तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन हाँ, अब मेरी तबीयत पहले से काफी ज्यादा सुधर चुकी है और इसीलिए मैं यहीं पर रहूंगा। ठीक है पापा, वो लोग मुझे अच्छे खासे पैसे देने वाले हैं, इसीलिए मैं कुछ पैसे जोड़कर बाद में आपको वहीं पर बुला लूंगी और तब तक मैं यहाँ पर आपको पैसे भेजा करूंगी। और हाँ, आपके लिए एक काम वाली बाई भी लगा दूंगी जो आपका ख्याल रखेगी। ठीक है बिटिया। वैसे पापा, आपको इस तरह अकेले छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन किस्मत ने दिया हुआ ये सुनहरा मौका मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मैं लंदन जरूर जाऊंगी और एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनकर ही रहूंगी। काश माँ भी इस पल मेरे साथ होती, उन्हें कितना गर्व होता ना मुझ पर। हाँ बेटा, वो तो है, पर वो ऊपर से सब देख रही होगी और उसे भी तुझ पर गर्व महसूस हो रहा होगा। हाँ पापा, माँ साड़ी की फैक्ट्री में काम किया करती थी। काश उस फैक्ट्री में आग लगती ही नहीं और माँ उस आग में नहीं जलती। उस वक्त तो फैक्ट्री में कोई भी नहीं था सिवाय मेरी माँ के। हर रोज की तरह माँ सबसे जल्दी गई थी फैक्ट्री में और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन कोई बात नहीं, वो भले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो हमसे जुदा नहीं हुई है। वो आज भी हमारे साथ है। और इस तरह संध्या का वीजा प्रोसीजर होने के बाद वो हवाई जहाज में बैठकर लंदन के लिए निकल पड़ती हैं और वहां पहुंचकर वो रायचंद डिजाइन की आलीशान कंपनी में काम करने लगती हैं। बाप रे, ये ऑफिस है या कोई महल है? कितना बड़ा और कितना आलीशान है ये। यहाँ पर तो इंडियन एम्प्लॉयज भी हैं। कमाल है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास कर लो, क्योंकि ये हकीकत है संध्या। और रायचंद डिजाइन्स में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ मल्लिका रायचंद का बेटा, विक्रम रायचंद। अच्छा, हेलो सर एंड थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। नो डाउट संध्या, तुम्हारी माइंड ब्लोइंग डिजाइन देखने के बाद मैं तो तुम्हारी कला का एकदम दीवाना हो चुका हूँ। वाकई में क्या बेहतरीन कपड़े बनाती हो तुम। और बस ऐसे ही कपड़े बना बना कर तुम हमारी कंपनी को आगे लेकर जाओ। ये कंपनी तो पहले से ही इतने बड़े मुकाम पर है, पर हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मेरी कला से मैं हर किसी का दिल जरूर जीतूं, क्योंकि कपड़े पहनना केवल दिखावा नहीं होता, वो तो एक खुशी से भरा एहसास होता है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे कपड़े पहने वो उस एहसास को पूरी तरह जी पाए। क्या कमाल का थॉट है, बिल्कुल तुम्हारे काम की तरह। कहीं तुम और तुम्हारी ये बातें मुझे तुम्हारा दीवाना ना कर दे। कुछ भी। तभी वहां पर मल्लिका आती है। अरे विक्रम बेटा, क्या बातें चल रही है यहाँ पर? जाओ, फाइनेंस मीटिंग में फाइनेंस टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा भी वहीं पर बैठे हैं।
ठीक है मॉम, अभी जाता हूँ मैं। वैसे संध्या, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना? कंपनी अच्छी लगी कि नहीं? अच्छी? ये तो बहुत अच्छी है मैम। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम, मेरी डिजाइन्स को देखकर मुझे एक मौका देने के लिए और यहाँ लंदन बुलाने के लिए। सारा खर्चा आपने ही उठाया और ऊपर से मुझे शुरुआत में ही इतने पैसे दे रही हो आप। आजकल तो इतना भरोसा कोई भी नहीं करता और उसके लिए आपको जितना थैंक यू कहो उतना कम है मैम। ओ कम ऑन संध्या, अब बस भी करो। तुम यहाँ तक आना डिजर्व करती हो और इसीलिए तुम यहाँ पर हो। फिर एक रोज ऐसे ही ऑफिस में जब संध्या एक कमरे के पास से गुजर रही होती है, तभी अमिताभ, तुम इस कमरे को बंद करना कैसे भूल सकते हो? अरे ये हमारी कंपनी का सबसे रहस्यमय कमरा है। माफ कर दो मलिका, अगली बार से ध्यान रखूंगा। अगर तुमने अगली बार से ध्यान नहीं रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। याद है ना तुम्हें? इस कमरे में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो किसी के सामने नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, याद है मुझे। अब चलो यहाँ से, वरना एम्प्लॉयज देखेंगे तो खामखा शक करेंगे। अरे ये क्या, आखिर ये दोनों किस राज की बात कर रहे हैं और क्या है इस कमरे के अंदर? अब संध्या दिन भर उस कमरे के बारे में ही सोचती रहती है। उसका और विक्रम का बॉन्ड भी दिन ब दिन काफी अच्छा होने लगता है। फिर एक दिन, यस बाबा, लव यू टू। सर वो, ओ नो, आई एम रियली सॉरी, मैं शायद गलत समय पर आ गई। अरे नहीं संध्या, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा कॉल अभी खत्म ही होने वाला था। ओके, तो आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? गर्लफ्रेंड? जी हाँ, गर्लफ्रेंड ही। अभी आप उनसे ही तो बात कर रहे थे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, बल्कि मॉम से बात कर रहा था। तुम तो जानती ही हो, मॉम फिलहाल 2 दिनों के लिए स्कॉटलैंड गई है। उनकी सहेली का फंक्शन है ना, इसलिए। ओ तेरी, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। इट्स ओके संध्या, और प्लीज मुझे सर कहकर मत पुकारो। मैं और तुम एक ही उम्र के हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे मेरी ही उम्र के लोग सर कहकर बुलाए। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। प्लीज संध्या। ठीक है विक्रम, वैसे आप काफी अच्छे बेटे हो। मल्लिका मैम का बहुत ख्याल रखते हो आप। हाँ, मॉम ने हमेशा मुझे एक्स्ट्रा प्यार जो दिया है, शी इज द बेस्ट। इसीलिए मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पापा से भी ज्यादा। सो क्यूट। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये डिजाइन देने आई थी, इन्हें अप्रूव कर दीजिए, फिर इनका आगे का काम किया जाएगा। अरे यार, तुम्हारे डिजाइन को अप्रूवल देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि ये 100% बेस्ट ही होंगे। थैंक यू सो मच सर। मेरा मतलब थैंक यू विक्रम। लेकिन प्लीज एक बार चेक कर लो, क्या पता कोई चीज आपको या अमिताभ सर को पसंद ना आए, या फिर क्या पता डिजाइन देखते देखते आपके दिमाग में कोई और सुंदर एलिमेंट आ जाए। हाँ संध्या, ठीक है फिर, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं एक बार देख ही लेता हूँ। दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता हो जाता है और वो दोनों अब कंपनी के कैंटीन में या कहीं किसी बाहरी जगह पर आते जाते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन, ये मैं क्या देख रही हूँ विक्रम बेटा? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? उस एम्प्लॉय संध्या के साथ यहाँ वहां क्या घूमते रहते हो तुम, जैसे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। हाँ विक्रम बेटा, तुम ये भूल क्यों जाते हो कि तुम भी इस कंपनी के मालिक हो और तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के साथ दोस्तों जैसे नहीं, बल्कि एक बॉस की तरह पेश आना है। थोड़ा सख्ती से, पर लिमिट में। लेकिन तुम तो एकदम अलग हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मॉम डैड, कि हमें लोगों में भेदभाव क्यों करना चाहिए। एम्प्लॉयज के साथ दूरी बनानी चाहिए और हमारे क्लाइंट्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ये तो गलत है ना? और मॉम, संध्या और मैं अच्छे दोस्त थे, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसीलिए प्लीज ये गर्लफ्रेंड जैसा शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। मैं समझती हूँ बेटा,
कि तुम दिल से अच्छे हो और तुम्हारी सोच काफी अलग है, लेकिन फिर भी एक दायरा बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। अपनी मॉम की बात मान लो और इसके आगे मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूंगी। बट मॉम, जहाँ एक तरफ संध्या लंदन में अपने डिजाइन से अपने करियर में खूब प्रगति करती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी ढेर सारे व्यूज प्राप्त करती है और उसमें भी वो खूब आगे जाती है। अमेजिंग संध्या, तुम्हें वक्त कैसा मिलता है इतना? और तुमने तो कितना सुंदर गाउन बनाया है और इस वीडियो ने तो 2 दिनों में ही 2 मिलियन क्रॉस भी कर दिए हैं। वाह, क्या बात है। वक्त मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। और शुक्रिया विक्रम, मैं बस यूं ही अपने जीवन में आगे जाना चाहती हूँ और ढेर सारे पैसे कमाकर अपने पापा को भी यहाँ लंदन में बुलाना चाहती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल संध्या। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम उन्हें यहाँ पर अभी बुला लो, जैसे ये कंपनी तुम्हारे रहने सहने का खर्चा उठा रही है। वैसे भी मैं स्पेशली तुम्हारे पापा का भी खर्चा उठा लूंगा, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वहां अकेले रहने से बेटर यही होगा कि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ रहे। थैंक यू सो मच विक्रम, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं चाहती। मैं अपने दम पर और अपने पैसों से सब करके उन्हें यहाँ पर बुलाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे। लेकिन सच कहूँ संध्या, तो मुझे तुम पर वाकई में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतनी कठिनाइयों में इतने आगे आना आसान नहीं होता। वंस अगेन थैंक यू सो मच विक्रम। ऑलवेज वेलकम। वैसे 2 बजे मीटिंग है हमारी, सेकेंड फ्लोर के मीटिंग रूम नंबर 2 में। ठीक है विक्रम, वैसे एक बात पूछनी थी। सेकेंड फ्लोर पर एक कमरा है, वो अक्सर बंद ही रहता है। मैं जब भी मीटिंग के लिए आती जाती रहती हूँ, तब मैंने वो कमरा कभी खुला देखा ही नहीं। मानो कुछ पुराना सा हो और कुछ अजीब सा हो उसमें। मुझे वहां से ऐसी वाइब आती है। मुझे भी नहीं पता संध्या कि उस कमरे में क्या है। मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया और मॉम ने मुझे कभी ठीक से बताया भी नहीं। रहेगा कोई स्टोर रूम टाइप ही। ठीक है विक्रम, स्टोर रूम तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि उस रहस्यमय कमरे के बारे में विक्रम को भी कुछ भी नहीं पता। वक्त गुजरता जाता है और अब धीरे धीरे संध्या और विक्रम की दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदलने लगता है। दोनों एक दूसरे से इजहार करते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। क्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पिछली बार जब मैंने तुम्हें वार्न किया था, तभी तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारे और उसके बीच केवल अच्छी दोस्ती है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर अब तुम ये क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली विक्रम। अरे तुम इस कंपनी के मालिक हो और वो सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय। तो ये सब कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता मॉम डैड कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब मैं उसके बिना अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। उसकी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और ना ही कभी होगी मॉम। वो लाखों में एक है और मुझे उसी की जैसी जीवन साथी चाहिए। आई नो हमारे बीच में केवल बॉस और एम्प्लॉय का डिफरेंस है, लेकिन इन सब से क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो और क्या चाहिए एक अच्छे रिश्ते में? प्लीज मॉम डैड, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करता हूँ। आप दोनों ने हमेशा मेरी खुशी को महत्व देकर मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है और अब भी इस रिश्ते को स्वीकार करके अपना आशीर्वाद दीजिए प्लीज। बहुत सोचने के बाद अमिताभ और मल्लिका मान जाते हैं और उन दोनों की सहमति से विक्रम और संध्या की शादी भी हो जाती है और अब वो उस अमीर खानदान की बहू बन जाती हैं। फिर वो सबसे पहले अपने पापा लखन को कॉल करती है। जुग जुग जियो बिटिया, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये फैसला ले लिया। अभी अभी मैंने न्यूज में भी देखा। काश आप भी इस खास मौके पर मौजूद होते पापा। पर कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों के बाद मैं आपको यहाँ पर बुला ही लूंगी। वीजा के प्रोसीजर में टाइम लगता है ना। वैसे अगर विक्रम चाहे तो वो अपनी पहचान से सब कुछ जल्दी करवा सकता है, लेकिन मैं आपको अपने दम पर यहाँ बुलाना चाहती हूँ और यही मेरा सपना है। इसीलिए बस थोड़ा टाइम और
फिर आप भी यहाँ लंदन आ जाओगे। संध्या बेटा, अपने पापा के साथ बात हो गई हो तो नीचे चलो, मैं तुम्हें स्टाफ से मिलवाना चाहती हूँ। हाँ मॉम, बस 1 मिनट में आई। मल्लिका और अमिताभ इस रिश्ते से नाखुश होते हैं, लेकिन अपने बेटे की खुशी के खातिर वो उसे कुछ भी नहीं कहते। ऐसे ही एक दिन, एलिना, हैव यू टर्न मी टू योर क्लीनिंग रूम? यस मैम। शुड आई ब्रिंग सम टी फॉर यू? नो थैंक्स एलिना, प्लीज गो एंड हैव रेस्ट, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। श्योर मैम, थैंक यू। और ये क्या, मॉम अपनी चाबियां तो हमारे कमरे के बाहर ही भूल कर गई है, और इनमें से एक चाबी उस रहस्यमय कमरे की भी है। यही अच्छा मौका है, इस चाबी को लेकर मैं उस कमरे को खोल सकती हूँ और उस राज का पता भी लगा सकती हूँ जिसे मॉम डैड सबसे छुपा रहे हैं। लेकिन नहीं, इस तरह किसी की चीजों को उनके परमिशन के बगैर इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, मुझे इन चाबियों को नहीं छूना चाहिए। फिर ऐसे ही एक दिन, ये देखिए मॉम, ये नए लहंगे का कलेक्शन का फाइनल वर्क है। अब बस साड़ियों के टचअप का ही काम बाकी है, जिनमें से आधी साड़ियाँ इंडो वेस्टर्न टाइप हैं। बहुत खूब संध्या, लेकिन तुम मुझे ऑफिस में मैम ही बुलाया करो। मैं तुम्हारी मॉम केवल घर में हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर अब भी एक एम्प्लॉय के लेवल पर हो, इसलिए प्लीज अपने लेवल में रहकर ही बर्ताव करो मुझसे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है मैम, समझ गई। आई एम सॉरी मैम, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच का दायरा समझ ही नहीं पाई। नो नो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे, इट्स ओके। ऐसे ही एक रोज, जब संध्या अमिताभ और मल्लिका के कमरे से गुजर रही होती है, तभी, पता नहीं क्यों अमिताभ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संध्या की डिजाइन्स उसके डिजाइन्स के साथ मेल खाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मल्लिका? वो कहा और ये कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और इस क्रिएटिव फील्ड में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज तो होती ही है ना? थोड़ी बहुत नहीं अमिताभ, यहाँ पर तो पूरी की पूरी सिमिलरिटीज लग रही है। ये दोनों मेरे डिजाइन को किसके डिजाइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आखिर कौन है वो शख्स? फिर 2 दिनों के बाद मल्लिका संध्या से एक अजीब सवाल करती है। तुम्हारी डिजाइन किसी से प्रेरित होकर बनाई गई है क्या, या तुमने कहीं देखी थी इससे पहले? हाँ मॉम, मेरी डिजाइन बिल्कुल मेरी स्वर्गवासी माँ की तरह है। वो भी इसी फील्ड में थी, एक साड़ी की फैक्ट्री में काम किया करती थी। उनके हाथ की सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम एकदम अलग और अनोखा था। उन्होंने तो मुझे बचपन में ही सब कुछ सिखाया, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और वो उसमें चलकर मुझे और मेरे पापा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या? क्या हुआ माँ जी? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एंड आई एम सॉरी, तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? कुछ पता लगा क्या कि उस फैक्ट्री में आप कैसे लगी थी? नहीं मॉम, लोग तो ये कहते हैं कि उस दिन अचानक से फैक्ट्री के पिछले हिस्से में रखे केरोसिन के डब्बे लीक हो गए और वहां के मंदिर में रखा गया दिया गिर गया था, इसीलिए अचानक से आग लग गई और वो फैलकर मेरी माँ तक पहुंची। तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं और अमिताभ है ना, और मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। इतना कहकर मल्लिका वहां से हड़बड़ी में चली जाती है। ये मॉम का बर्ताव पल में बदल कैसे गया? अचानक से इनके पसीने छूटने लगे और साथ ही इन्होंने आज पहली बार मेरे साथ इतनी अच्छी सी बात की है। कुछ तो बात जरूर है और मुझे इसका पता लगाना होगा। और ये कितनी हड़बड़ी में गई है? एक काम करती हूँ, मैं भी इनके पीछे चली जाती हूँ। फिर संध्या मल्लिका के कमरे के बाहर से उसके और अमिताभ के बीच हो रही सारी बातें सुन लेती है और वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या कहो? इसका मतलब ये उसी की बेटी है? हाँ अमिताभ, संध्या उसी की बेटी है जिसके डिजाइन्स मैंने चुराए थे और उसके बल पर ही मैंने अपनी एक कंपनी ओपन की थी। उसके पास सारे सबूत थे मेरी चोरी के, और इसीलिए वो मेरा पर्दाफाश करने वाली थी। लेकिन उसके पहले ही मैंने उस फैक्ट्री में जाकर आग लगा दी और उसे भी जला दिया।
संध्या की माँ की मौत मेरे हाथों ही हुई है। हे भगवान, अब क्या करें? किसी दिन अगर वो सेकंड फ्लोर वाले बंद कमरे में चली गई और वहां पर पड़े सारे वो पुराने डिजाइन उसने देख लिए जो हमने चुराए थे, तो वो तुरंत समझ जाएगी कि वो डिजाइन उसके माँ के बनाए हुए डिजाइन है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसका मतलब इन दोनों के कारण ही मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। अब मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। संध्या उन दोनों की सारी बातचीत वीडियो में रिकॉर्ड करके उस वीडियो को वो अपने YouTube चैनल पर पोस्ट करती है और वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है और पुलिस मल्लिका और अमिताभ को गिरफ्तार करने आ जाती है। आप दोनों के इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान छुपा होगा, ये मुझे कभी पता नहीं था मॉम डैड। अरे आप दोनों के कारण मुझसे मेरी माँ दूर हो गई और इसके लिए भगवान आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई बेटा, प्लीज रोक लो हमें। अरे आगे की उम्र हम जेल में कैसे रहेंगे? प्लीज विक्रम बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अरे ये सब आपको तब गुनाह करते समय याद नहीं आया क्या? खुद को अमीर बनाने के लिए आपने एक गरीब और होनहार इंसान की जान ली है। मतलब आप कितनी गिरी हुई औरत हो मॉम। छी, मुझे तो आपको मॉम कहने में भी शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर, लेकर जाइए इन दोनों को, और अब से आप दोनों मेरे लिए मर चुके हो। उन दोनों को जेल में कैद कर दिया जाता है। वही लखन लंदन आ जाता है। तीनों का एक छोटा सा परिवार खुशी से साथ रहता है और संध्या अपनी कला से खूब आगे जाकर एक बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है।